इथिलीन ग्लाइकॉल में गैसियस स्टेट बाय डिफॉल्ट हमेशा गैसियस स्टेट मानना है कन्फॉर्मेशन में, और गैसियस स्टेट में गॉस फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो जाता है ना। एक बात इन जनरल याद रखना, एक बात इन जनरल याद रखिएगा कि एक कार्बन पे OH हो और एक कार्बन पे मान लो Z हो। Z कैन बी OH, इट कैन बी F, इट कैन बी NH2, इट कैन बी CHO, इट कैन बी COOH, COOR, etc. Always in Gauss form, intra H bonding will be present. Therefore, गैसियस स्टेट में हर हाल में गॉस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एंटी से, मोर स्टेबल देन पार्शियली एक्लिप्स, मोर स्टेबल देन फुल्ली एक्लिप्स। यही ऑर्डर होगा। हम लोग पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे, एक OH और दूसरा भी OH था, ये वाला, तो इथिलीन ग्लाइकॉल बन जाता है। लेकिन अगर एक OH के बदले अगर एक F भी रहे, NH2 भी रहे, या ऐसा कोई एटम रहे जिसके पास कोई ऑक्सीजन रहे, हर एक में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगा। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ इथिलीन ग्लाइकॉल में हो। आ रहा है, इथिलीन ग्लाइकॉल में ही कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई Z दूसरा भी हो सकता है, जहां एच बॉन्डिंग हो सकता है, वहां पे हमेशा गॉस ही ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द एंटी फॉर्म। नाउ, ड्यू टू आयन डाइपोल attraction also Gauss may be stable than anti-form। जैसे मान लो एक X को हम ले लिए NH3 पॉजिटिव, तो हो गया आयन, और बगल में कोई डाइपोल हो, डाइपोल यहां पे Z लिख दिए। Z कैन बी F, Cl, Br, it can be OMe, OH, OMe, OH, etc. तो इन दोनों के बीच में भी गॉस फॉर्म में क्या हो जाएगा, गॉस फॉर्म। जैसे ये गॉस फॉर्म हो गया, सपोज ये NH3 पॉजिटिव हो गया, यहां पर 2 H हो गए, यहां पर हम मान लो लगा दिए कोई Z, यहां पर ये Z है, Z इनमें से कोई भी एक हो सकता है, H और H, तो इनके बीच में आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगा, और आयन डाइपोल अट्रैक्शन के कारण यहां पर भी स्टेबिलिटी ऑर्डर गॉस ग्रेटर देन, एंटी ग्रेटर देन, पार्शियली एक्लिप्स ग्रेटर देन, यही ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। सवाल लिखिए आगे, ड्रॉ द कन्फॉर्मर्स एंड डिस्कस स्टेबिलिटी। ड्रॉ द कन्फॉर्मर्स एंड डिस्कस स्टेबिलिटी। पहला मॉलिक्यूल (3,3) डाइमिथाइल पेंटेन। इसमें हम ज्यादा नहीं देंगे, 1-2 ही देंगे। दूसरा सक्सीनिक एसिड CH2COOH, CH2COOH at pH is equal to 2 and at pH is equal to 12। तीसरा CH2 NMe3 पॉजिटिव, CH2F। चौथा CH2 NMe3 पॉजिटिव, CH2I।
ड्रॉ द कन्फॉर्मर एंड डिस्कस द स्टेबिलिटी। 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन का मिडिल मोस्ट कार्बन, जब कुछ नहीं बोला है तो हमेशा मिडिल मोस्ट कार्बन। ओके, जैसे हम लोग एन ब्यूटेन का डिस्कस किए, इथेन का किए, वैसे यहां भी करेंगे। सबसे पहले तो ये पेंटेन बना लो। पेंटेन में 3 थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल लगा हुआ है, 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन। ऑब्वियसली मिडिल मोस्ट कार्बन ये दोनों ही है या ये दोनों ही है, आइडेंटिकल है। तो इन दोनों के अबाउट हम लोग कार्बन 2 कार्बन 3 के अबाउट हम लोग कन्फॉर्मेशन स्टडी करेंगे। कार्बन 2 कार्बन 3 इस तरीके से सॉहर्स बना लिए। कार्बन 2 पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। कार्बन 2 पे 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल, लेकिन कार्बन 3 पे 1 मिथाइल, दूसरा भी मिथाइल और तीसरा इथाइल होगा। तो यहां पर मान लो हम 1 मिथाइल कर दिए और 2 हाइड्रोजन कर दिए। ये कार्बन नंबर 2 है, 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। और यहां पर CH3 मान लो ऊपर, एक CH3 नीचे से, दूसरा तीसरा इथाइल, 2 मिथाइल और 1 इथाइल, ऐसे ड्रॉ कर लो। तो पहला न्यूमैन प्रोजेक्शन जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। मान लो CH3 ET। अब आप सामने वाले कार्बन को रोककर पीछे वाले कार्बन को हर 60 डिग्री पे घुमाएंगे। सामने वाले कार्बन को रोककर पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री से घुमाना है। तो 60 डिग्री से जैसे ही घुमाएंगे, यहां पर CH3 ओवरलैप कर जाएगा, यहां पर इथाइल ओवरलैप करेगा, यहां पे मिथाइल ओवरलैप करेगा। अनदर 60 डिग्री रोटेशन, और ये काम तब तक करते चले जाना है जब तक कि रिपीटेशन शुरू ना हो जाए। अनदर 60 डिग्री रोटेशन में H और CH3, 60 डिग्री रोटेशन में इथाइल इधर आ गया, मिथाइल इधर आ गया और 1 मिथाइल यहां पर आ गया। ये हो गया तीसरा। चौथा HCH3, अगेन 60 डिग्री रोटेशन, तो इथाइल ओवरलैप करा, इधर मिथाइल ओवरलैप करा, इधर भी मिथाइल ओवरलैप करा। अनदर 60 डिग्री ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन, CH3, ET इधर आ चुका, CH3 इधर, CH3 इधर। समझ में आ रहा है? कोई रिपीट हुआ अभी तक? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। फिर से 60 डिग्री का रोटेशन अगर करें तो CH3 60 डिग्री रोटेशन, इथाइल H के साथ ओवरलैप कर गया, CH3 H के साथ ओवरलैप कर गया, CH3 H के साथ ओवरलैप कर गया। शायद ये रिपीट हो गया। चौथा स्ट्रक्चर, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड स्ट्रक्चर, ये फोर्थ स्ट्रक्चर, ये फिफ्थ स्ट्रक्चर, ये सिक्स्थ मैंने बनाया, लेकिन 6 इज इक्वल टू 4। सिक्स इज इक्वल टू 4, रिपीटेशन शुरू हो गया तो हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। हमारे पास 5 टोटल कंफर्मेशन हैं, एक्सट्रीम केसेस वाले। अब हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बेसिक रूल को फॉलो करो। हर हाल में स्टैगर्ड विल बी ऑलवेज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड। इन पांचों में स्टैगर्ड कौन कौन है? 1 नंबर है, 3 नंबर है और 5 नंबर है। 1, 3 एंड 5 will be more stable than 2 and 4. इतना तो काम पहले कर देना है। स्टैगर्ड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड का रूल लगाकर 1, 3 और 5 स्टैगर्ड फॉर्म है, जो कि 2 और 4 से ज्यादा स्टेबल होगा। ये सबको समझ में आ रहा है? अब हम लोग चेक करेंगे कि 1, 3 और 5 में क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। 1, 3 और 5 में क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर है? तो 1 और 3 दे आर ऑल्सो इक्वल। देखो, 1 को देखो और 3 को देखो। 1 मिथाइल ऊपर, तो यहां भी मिथाइल ऊपर। यहां पे मिथाइल ET, यहां भी मिथाइल ET। कैसा रो? और यहां अंतर आ गया कि तीनों मिथाइल। तो ऑब्वियसली तीनों मिथाइल जब ऐसे हैं, 2 मिथाइल और 1 इथाइल है, यहां भी 2 मिथाइल और 1 इथाइल है, तो 1 और 3 में रिपल्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 5, क्योंकि ET के आने की वजह से, साइज बड़ा हो जाने की वजह से वहां पर रिपल्शन क्या होगा? वैन डर वाल रिपल्शन ज्यादा होगा। 1 और 3 में रिपल्शन नो डाउट बराबर है, लेकिन वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 5। देयरफॉर द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज 5 greater than 1 is equal to 3।
स्टेबिलिटी के ऑर्डर में 5 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 3, यह बात सबको समझ में आ रहा है। और उसके बाद जब हम 2 और 5 को एनालाइज करें तो 2 में हम देख रहे हैं कि मिथाइल इथाइल ओवरलैप किया, और 4 में मिथाइल ओवरलैप किया। तो मिथाइल इथाइल का ओवरलैप में ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस, इथाइल बड़ा साइज का है, ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस, ज्यादा एनर्जी, कम स्टेबल, दो कम स्टेबल है 4 से, 4 ग्रेटर देन 2। ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्लियर है? तो कोई भी मॉलिक्यूल आए उसका मिडिल मोस्ट कार्बन के अबाउट आप सारे न्यूमैन प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करोगे। कोई भी कन्फॉर्मर पहले इमेजिन कर लो, उसके बाद फिर 60-60 डिग्री से रोटेट करते चले जाओ जब तक कि आपको नया कन्फॉर्मर मिलते चले जाता है। स्टैगर्ड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड, और बाकी स्टैगर्ड में बस रिपल्सिव फोर्सेस एनालिसिस करना है, एक्लिप्स में भी करना, वही स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाए। बहुत आसान सा चीज है, कोई डिफिकल्ट नहीं। अगला succinic acid taken at a pH is equal to 2 and succinic acid taken at a pH is equal to 12. pH 2 का मतलब हाईली एसिडिक मीडियम, 7 से कम एसिडिक। pH 2 तो मतलब हाईली एसिडिक कहलाएगा, और pH 12 हाईली अल्कलाइन कहलाएगा। अंतर क्या है दोनों मीडियम में लेने में इसको? अगर हाईली एसिडिक मीडियम में लोगे, मतलब H+ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ये अपना H+ लॉस नहीं करेगा। एक एसिड को एसिड के साथ लोगे तो ये अपना H+ लॉस नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी को अगर आप हाईली अल्कलाइन मीडियम में ले लो, जहां OH- का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, pH 12 है, हाईली अल्कलाइन, तो हाईली अल्कलाइन मीडियम क्या करेगा कि OH- दोनों H+ इस एसिड का हटा देगा। कहने का मतलब इस सक्सिनिक एसिड में 2 ही केस बनेगा, एक तो CH2COOH, CH2COOH, और दूसरा बनेगा CH2COO-, CH2COO-। ये बन जाएगा सिचुएशन pH 2 पे, और ये बन जाएगा सिचुएशन pH 12 पे। यहां भी 4 कन्फॉर्मर बनाओगे, यहां भी 4 कन्फॉर्मर बनाओगे, बिकॉज इट इज CH2X टाइप। पिछले क्लास में बताया था ना कि CH2X या CH2Y टाइप का हुआ तो 4 ही कन्फॉर्मर बनते हैं, एंटी, गॉश, पार्शियली एक्लिप्स्ड और फुल्ली एक्लिप्स्ड। अब तुम खुद सोच के बताओ कि यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। हम चारों बना नहीं रहे, चारों ड्रॉ तो कर लोगे ना। तो इस केस में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो चूंकि दोनों हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ H बॉन्डिंग करेगा गॉश में। देयरफॉर यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर, गॉश विल बिकम मोर स्टेबल देन एंटीफॉर्म, देन पार्शियली एक्लिप्स्ड, देन फुल्ली एक्लिप्स्ड। चलो हम ड्रॉ भी किए देते। जैसे मान लो H, COOH, COOH, H एंड H, ये कौन सा फॉर्म है? एंटी फॉर्म है कि गॉश फॉर्म है? एंटी फॉर्म है कि गॉश फॉर्म है? तो जब 2 बल की ग्रुप के बीच में डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री होता है तो वो गॉश फॉर्म कहलाता है। यहीं पर H बॉन्डिंग का प्रेजेंस होगा। और बाकी जब दोनों COOH एकदम ऑपोजिट साइड होंगे, ऊपर COOH कर दिए, इधर H कर दिए, इधर H कर दिए, दोनों ऑपोजिट साइड है, दिस इज एंटी फॉर्म। partially eclipsed, fully eclipsed, obviously gauche will be more stable than the antiform। ये बात सबको समझ में आ रहा? क्लियर है? और वही अगर दोनों H+ लॉस हो चुका तो then there will be no H bonding, no H bonding। तो जब H bonding नहीं है तो इस केस में ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? एंटीफॉर्म, COO-, H and H, this will become more stable than H, COO-, H and H। यहां पर कोई H बॉन्डिंग नहीं हो पा रहा, इसलिए एंटी बिकम्स मोर स्टेबल देन गॉश, देन पार्शियली एक्लिप्स्ड, देन फुल्ली एक्लिप्स्ड। और यहां पर हो जाएगा गॉश इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म, मोर स्टेबल देन पार्शियली एक्लिप्स्ड, मोर स्टेबल देन फुल्ली एक्लिप्स्ड।
अगला 2 सवाल का क्या है सिचुएशन? तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो CH2X CH2Y टाइप, एक आयन और एक डाइपोल, है कि नहीं? तो अगर मॉलिक्यूल ऐसे गिवन है CH2NMe3 पॉजिटिव, CH2F, और दूसरा मॉलिक्यूल दे रखा है CH2NMe3 पॉजिटिव, CH2I, जैसे कि हम GI में भी आपको हम बताए थे, एक लिस्ट छोटा सा बनाए थे, किसके साथ आयन डाइपोल अट्रैक्शन होता है, किसके साथ नहीं होता है, बताए थे? आयोडीन, सल्फर एटम, फास्फोरस एटम, ये सारे एटम के साथ आयन डाइपोल अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन यहां फ्लोरीन में तो होगा, लेकिन कौन से फॉर्म में होगा? फ्लोरीन में, गॉश फॉर्म में, NMe3 पॉजिटिव, फ्लोरीन H and H, गॉश फॉर्म में आयन डाइपोल, therefore this will be more stable than anti, more stable than partially eclipsed, than fully eclipsed। और यहां पर हम लोग कहेंगे कि एंटी विल बी मोर स्टेबल देन, एंटी फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन द गॉश फॉर्म, बिकॉज इन द गॉश फॉर्म देर विल बी नो आयन डाइपोल अट्रैक्शन। यहां पर नो आयन डाइपोल, इसलिए एंटी बिकम्स मोर स्टेबल देन द गॉश फॉर्म आयोडीन के केस में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? Draw all the conformers of 2,3 dimethyl butane। अब ये जो 2 केस आपके सामने आएगा वो बिल्कुल स्पेशल केस है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? हाँ, नहीं, वहां रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा ना। 2 ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, रिपल्शन भी है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन रिपल्शन वाला ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है एक्लिप्स में हर हाल में। ड्रॉ ऑल द कन्फॉर्मर्स ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ऑब्वियसली 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन क्या है? ये तो ब्यूटेन हो गया, दूसरे कार्बन पे भी एक मिथाइल, तीसरे कार्बन पे भी एक मिथाइल, यही हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसका मिडिल मोस्ट कार्बन हो गया ये दोनों। अगर हम इसका सोहर्स प्रोजेक्शन बनाएं तो ये वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल है। मान लो हम एक हाइड्रोजन ऐसे कर दिए और 2 मिथाइल को हम इस तरीके से लगा दिए, ठीक है। और उसके बाद दूसरे वाले कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल है, तो यहां पर मान लो हम कर दिए एक मिथाइल, इधर दूसरा मिथाइल, इधर एक H, ऐसे ड्रॉ किए। मान लो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप शुरू हो सकते हो। मान लो हम यहां से शुरू होते हैं तो इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसा बनेगा? सामने वाले कार्बन पे एक H और 2 मिथाइल इस तरीके से है, और पीछे वाले कार्बन पे भी 2 मिथाइल, एक मिथाइल ऐसे, एक मिथाइल ऐसे और एक H ऐसे। बिल्कुल एक्लिप्स से हम शुरू किए, कोई दिक्कत नहीं, आप एंटी से भी शुरू कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये मिलेगा जब आप रोटेशन करोगे तो। 60 डिग्री का क्लॉकवाइज रोटेशन अगर किए हम पहले, सामने वाले कार्बन को रोककर पीछे वाले कार्बन को अगर हम लोग 60 डिग्री से अगर घुमाते हैं तो ये मिथाइल इस पोजीशन पे आ जाएगा, H इस पोजीशन पे आ जाएगा और ये वाला मिथाइल इस पोजीशन पे आ जाएगा। अगेन 60 डिग्री का रोटेशन क्लॉकवाइज, H
मिथाइल रोटेट करें हम लोग, तो यहां पर H आके ओवरलैप किया, इधर मिथाइल आके ओवरलैप किया, इधर मिथाइल आके ओवरलैप, अगेन a 60 डिग्री ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन, H मिथाइल, दो मिथाइल 60 डिग्री से रोटेशन, यहां CH3 आ गया, इधर भी CH3 आ गया और इधर H आ गया। क्लियर? इसके आगे जैसे ही बढ़ाओगे रिपीटेशन चालू हो जाएगा, रिपीट करने लगेगा। क्लियर है? तो टोटल हम लोग इसके 4 कन्फर्मेशन का स्टडी कर रहे, मान लो 1, 2, 3 और 4। ध्यान दो, अगर मुझे नाम देना पड़ा तो ये एक्लिप्स्ड है, ये भी एक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड और ये भी स्टैगर्ड है, लेकिन ये दोनों स्टैगर्ड में कौन सा एंटी और कौन सा गॉश है? इस मिथाइल के ठीक अपोजिट ये मिथाइल है, इस मिथाइल के ठीक अपोजिट ये मिथाइल है, चारों मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि एक मिथाइल और 2 मिथाइल ये तो आपस में अपोजिट है, लेकिन ये दोनों फिर आपस में अपोजिट नहीं है। इसी बेसिस पे हम इसका नाम दे दिए एंटी फॉर्म और इसको हम बोल दिए गॉश फॉर्म। क्लियर? और बाकी देखो, पहला और तीसरा बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसका एक्लिप्स हमेशा आइडेंटिकल आएगा, हर हाल में एक मिथाइल दूसरे मिथाइल के साथ ओवरलैप करेगा और बाकी जगह H और मिथाइल का ओवरलैप आपको दिखेगा। तो दोनों एक्लिप्स क्या है? आइडेंटिकल है। यहां इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट है हम बताएंगे कि ये एंटी फॉर्म है, ये गॉश फॉर्म है। देखने में ऐसा लगता है कि इन दोनों में रिपल्शन और इन दोनों में रिपल्शन, लेकिन यहां पर इन दोनों में रिपल्शन, इन दोनों में भी रिपल्शन और इन दोनों में भी रिपल्शन, 3 जगह रिपल्शन हो गया ना। लेकिन एंटी वाले में तो 2 ही जगह रिपल्शन है, लेकिन गॉश वाले में 3 जगह रिपल्शन है। द स्टेबिलिटी ऑर्डर शुड बी एंटी मोर स्टेबल देन द गॉश फॉर्म, बट इन दिस स्पेसिफिक एग्जाम्पल बॉन्ड एंगल चेंजेस स्लाइटली ड्यू टू द रिपल्शन। नोट कर लो, बॉन्ड एंगल चेंजेस। देखो, हम लोग अब तक पढ़े हैं कि रोटेशन के कारण जो है ना, बॉन्ड एंगल हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन डाइहेड्रल एंगल हमेशा चेंज होते रहता है। लेकिन ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें रिपल्शन डोमिनेटिंग फैक्टर इतना है कि इसमें बॉन्ड एंगल भी चेंज करता है। 2 मिथाइल के बीच में रिपल्शन होता है, एक ही कार्बन पे जो 2 मिथाइल लगा हुआ है, एक ही कार्बन पे जो 2 मिथाइल लगा हुआ है, ये दोनों आपस में रिपेल करते हैं और रिपल्शन के कारण उन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। ठीक है? अब वही रिपल्शन देखो हम यहां पर कैसे लगा रहे। इस कार्बन पे 2 मिथाइल लगा हुआ है, देख लगा हुआ है, तो ये इधर की ओर भागेगा रिपल्शन के कारण, ये इधर की ओर भागेगा रिपल्शन के कारण, तभी तो एंगल बढ़ेगा ये वाला। और पीछे वाले कार्बन पे भी 2 मिथाइल लगा हुआ है, ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल, इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन होगा, तो ये मिथाइल इधर भागेगा और ये मिथाइल इधर भागेगा, तभी दोनों के बीच का एंगल बढ़ेगा, ये एंगल बढ़ेगा। तो रिजल्टिंग इफेक्ट क्या हो गया? 2 मिथाइल के बीच का डाइहेड्रल एंगल जो है वो घट गया। डाइहेड्रल एंगल तो यहां पर घट गया, लेकिन इस केस में क्या होगा? देखो, इस केस में अगर ये दोनों मिथाइल अगर आपस में रिपेल कर रहे हैं तो ये इधर गया ताकि बॉन्ड एंगल बढ़ गया। पीछे वाले कार्बन पे भी ये 2 मिथाइल आपस में रिपेल कर रहे हैं तो ये वाला एंगल जो है वो बढ़ेगा, वो भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा। तो ये देखने में लगेगा कि आपको कि एक मिथाइल के पीछे दूसरा मिथाइल जा रहा है, नहीं क्या? इधर भी गया और इधर भी गया, और यहां पर भी इधर और इधर। तो यहां पर डाइहेड्रल एंगल नियरली कांस्टेंट, यहां भी डाइहेड्रल एंगल नियरली कांस्टेंट, बट यहां पे डाइहेड्रल एंगल इंक्रीजेस। सो ये एक ऐसा केस बन गया जिसमें डाइहेड्रल एंगल इज आइदर सेम और इंक्रीजिंग, और अगर डाइहेड्रल एंगल अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है रिपल्शन क्या होगा? घटेगा। समझ में आ रहा है? और जहां डाइहेड्रल एंगल घटेगा वहां पर रिपल्शन बढ़ेगा। रिजल्टेंट इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, कम रिपल्शन होता है इस कंपेयर टू दिस। गॉश फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म इन दिस केस। क्लियर? ओके।
Another case is propyl chloride. N-propyl chloride. Okay, CH3, CH2, CH2, Cl. अब ये दोनों कार्बन के अबाउट हम कंफर्मेशन स्टडी कर रहे हैं. ये भी एक स्पेशल केस है, याद रखिएगा. ये सामने वाला कार्बन और ये पीछे वाला कार्बन. सामने वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल, 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल. और पीछे वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 Cl, 1 Cl और 2 हाइड्रोजन. ओके, ऑब्वियसली कौन सा फॉर्म कहलाएगा ये? एंटी फॉर्म. व्हेन द टू बल्की ग्रुप आर अपोजिट टू ईच अदर, डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री, एंटी फॉर्म. सामने वाले कार्बन को रोककर पीछे वाले कार्बन को घुमाओ. ठीक है, यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम बताएंगे. यहां Cl ओवरलैप कर गया, इधर H ओवरलैप कर गया और इधर भी H ओवरलैप कर गया. जो तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा इसका वो गॉस फॉर्म बनेगा. 60 डिग्री से फिर घुमाए पीछे वाले कार्बन को, तो Cl इस पोजीशन पे आ गया, H इस पोजीशन पे आ गया, H इस पोजीशन पे आ गया. नो डाउट यहां पर कोई H बॉन्डिंग, कोई आयन डाइपोल का केस नहीं है. हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म. बट रिमेंबर, इसका हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर 2 स्टेट में डिफाइन करते हैं. पहला इन सॉलिड स्टेट और दूसरा डिफाइन करते हैं इन अ लिक्विड स्टेट. प्रोपाइल क्लोराइड का स्टेबिलिटी ऑर्डर इन अ सॉलिड स्टेट एंड प्रोपाइल क्लोराइड का स्टेबिलिटी ऑर्डर इन अ लिक्विड स्टेट. सॉलिड स्टेट में कौन सा कन्फॉर्मर ज्यादा एग्जिस्ट करेगा वही ज्यादा स्टेबल माना जाएगा यार, और लिक्विड स्टेट में जो ज्यादा एग्जिस्ट करेगा वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा. तो ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में 2 मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाते हैं ड्यू टू अ वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लिक्विड स्टेट में 2 मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ जाता एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म. तो हम ये बोलेंगे कि डिस्टेंस क्यों बढ़ा? अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया. सॉलिड स्टेट में मोर क्लोज्ड पैक, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन लिक्विड स्टेट में लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर दे गेट सेपरेटेड. हम लोग यहां पर लॉजिक लगाते हैं, मिथाइल से कार्बन, कार्बन से क्लोरीन, डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा है, दोनों वेक्टर ऐड हो रहा. यहां पे मिथाइल से कार्बन और कार्बन से क्लोरीन, यहां पे वेक्टर का कैंसिलिंग इफेक्ट भी है. डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? डाइपोल मोमेंट एंटी वाले का ज्यादा है गॉस वाले के कंपैरिजन में. जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है वो ज्यादा पोलर है, एंटी वाला ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू गॉस फॉर्म. और जो फॉर्म ज्यादा पोलर है उस फॉर्म के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा. इसलिए ये फॉर्म सॉलिड स्टेट में ज्यादा एग्जिस्ट करता है, और जो ज्यादा एग्जिस्ट करता है वही ज्यादा स्टेबल माना जाएगा. सॉलिड स्टेट एंटी इज मोर स्टेबल देन द गॉस फॉर्म. But in a liquid state, both of them are getting separated due to lesser force of attraction. जो कम पोलर है वो लिक्विड स्टेट को ज्यादा सपोर्ट करता है. Gauss becomes more stable than antiform in a liquid state. लिक्विड फॉर्म में वो फॉर्म ज्यादा रहेगा जो थोड़ा कम पोलर है. ज्यादा पोलर वाले पास पास आ जाएंगे, सॉलिड में ज्यादा स्टेबल रहेगा, लेकिन लिक्विड में जो कम पोलर है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, तभी तो सेपरेटेड फॉर्म में रहेंगे. तो जो कम पोलर है, कौन कम पोलर है? गॉस. गॉस ज्यादा एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में. लिक्विड पोलर या नॉन पोलर माने सॉल्वेंट थोड़ी ले रहे हैं. इसका अपना लिक्विड फॉर्म, सॉल्यूशन नहीं बोल रहे हम, इसका अपना सॉलिड फॉर्म, इसी का अपना लिक्विड फॉर्म.
हाँ, इसी पे एक सवाल फ्रेम होता, बहुत कॉमन सा, बहुत छोटा सा लॉजिकल सवाल. What will happen to the dipole moment if the solid propyl chloride is heated? What will happen to the dipole moment if the solid propyl chloride is heated या melted? Obvious ही बात है. ये सवाल भी साथ ही साथ नोट कर लेना. What will happen if the solid propyl chloride is heated and melted? So mu value will, solid form में dipole moment ज्यादा है, liquid form में dipole moment क्या हो गया, कम. Mu will decrease. Dipole moment will decrease. अब एक और एक्सेप्शन ध्यान में रखिएगा, ये तीसरा. अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि एक कार्बन पे OH अगर रहा, दूसरे कार्बन पे Z रहा, Z कैन बी फ्लोरीन, Z कैन बी OH, दोनों OH गॉस में, फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है. अगर इसके जगह पे लिस्ट में देखो हम F के अलावा और कोई हैलोजन नहीं लिखे, यहां पे Cl और Br भी अगर आया, तब भी गॉस इज मोर स्टेबल देन द एंटीफॉर्म. गॉस इज मोर स्टेबल देन एंटीफॉर्म. अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, Nobody knows. It is an experimental fact. डाइपोल मोमेंट से मेजर किया जाता है. इसको आप एक्सेप्शन की तरह याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो बात नहीं कर सकते. H का Cl के साथ H बॉन्डिंग बहुत ही नेग्लिजिबल हम लोग मान के चलते हैं, या नहीं के बराबर मान के चलते हैं. कुछ ही मॉलिक्यूल में H और Cl, HBr का तो H बॉन्डिंग होता ही नहीं. सॉरी, यहां ब्रोमीन, हाँ, ब्रोमीन के साथ तो H बॉन्डिंग कभी होता ही नहीं. तो मे बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ वैंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्स. गॉस वाला ज्यादा स्टेबल होता है. गॉस वाले का डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे हम लोग इसकी स्टेबिलिटी पता करते हैं. तो FCl-Br आई नहीं है यहां पर. FCl-Br अगर आया उस गॉस पोजीशन पे, गॉस ही ज्यादा स्टेबल होता है एंटी से. बट इट कैनॉट बी डायरेक्टली एक्सप्लेन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इट एग्जिस्ट. इसको आपको याद रखना है. लिक्विड सॉलिड स्टेट में दो मॉलिक्यूल बिल्कुल आसपास होते हैं. लिक्विड स्टेट में दो मॉलिक्यूल सेपरेटेड रहते हैं. ये आसपास कब रह सकते हैं, जब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा है. अट्रैक्टिव फोर्स कब ज्यादा होगा, जब दोनों हाईली पोलर होंगे. हाईली पोलर कौन है, एंटी वाला. तो एंटी वाला ज्यादा एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में. लिक्विड स्टेट में देयर एग्जिस्ट अ लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दे रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेसर पोलर फॉर्म. लेसर पोलर फॉर्म इज द गॉस फॉर्म. देयरफॉर गॉस का एग्जिस्टेंस ज्यादा रहता है लिक्विड स्टेट में. दोनों नियरली सेम स्टेबिलिटी के हैं, क्योंकि दोनों स्टैगर्ड है. जरा सा पोलैरिटी फर्क में ला देता है एग्जिस्टेंस. क्लियर? कंपेयर टू सॉलिड स्टेट. हाँ हाँ, एंटी फॉर्म वाले में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है ना, उनको सेपरेट करने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी. एंटी फॉर्म ज्यादा पोलर है. फॉर्म अलग अलग थोड़ी एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो रोटेशन चल रहा है. एंटी वाला भी बन सकता है एक मॉलिक्यूल गॉस वाला भी बन सकता है. तो जब हम लोग इसको हीट करके मेल्ट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो दे प्रिफर टू एग्जिस्ट इन अ गॉस फॉर्म रादर देन एंटी फॉर्म. हाँ सर,
ज्यादा स्टेबल बी का दो अलग अलग मॉलिक्यूल के कन्फॉर्मर हम लोग कभी कंपेयर नहीं करते हैं। करते हैं आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर में करेंगे। अब ए कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल है, बी कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो उन दोनों के कन्फॉर्मर को हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे बताओ? हाँ, अगर वो दोनों स्टीरियो आइसोमर है, अभी हम सवाल कराएंगे ऑप्टिकल में कि मीजो वाला ज्यादा स्टेबल है कि ऑप्टिकली एक्टिव वाला, तो उसको कन्फॉर्मर बना बना के ही चेक करना है। तो अभी हम वो सवाल नहीं करा रहे क्योंकि आप लोग फिशर हम मान के चल रहे हैं कि नहीं जानते। हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में वैसे सवाल करेंगे। आगे लिखो कन्फॉर्मेशंस, नहीं रुको, एक दो एग्जांपल और देखो, वो भी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ ऑल द कन्फॉर्मेशंस ऑफ CH3 CH2 NH2 about carbon nitrogen and discuss the stability order. Draw all the conformations of ethylamine, carbon nitrogen के about and discuss the stability order. तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर दो एटम के बीच में कन्फॉर्मेशन अगर स्टडी करना है, सॉहर्स बनाना है या न्यूमैन बनाना है, तो जो एटम कार्बन नहीं है उसको हम लोग सामने रखते हैं, है ना, सॉहर्स प्रोजेक्शन में या न्यूमैन प्रोजेक्शन। हम ये मान के चलेंगे कि नाइट्रोजन है सामने वाला एटम और पीछे वाला एटम कौन है? कार्बन। नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है, और ठीक बगल वाला कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है। मान लो एक मिथाइल लगा दिए और पीछे वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन भी लगा दिए। सबको समझ में आ रहा न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाया गया? क्लियर? जो एटम कार्बन नहीं है उसी को हम लोग सामने रखते हैं क्लियरली दिखने के लिए कि हाँ भाई नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन वाला भी एग्जांपल करें। प्रोसेस वही है, सामने वाले एटम को रोक कर रखो, पीछे वाले एटम को आप 60 डिग्री से घुमाते चले जाओ। सामने वाले एटम नाइट्रोजन को अगर हम रोक के रखें तो ऐसा ही रहेगा जैसा था, और पीछे वाले को अगर हम 60 डिग्री से घुमा दिए तो यहां पर HH ओवरलैप कर गया, यहां मिथाइल H ओवरलैप कर गया, यहां भी H लोन पेयर के साथ ओवरलैप किया। अनदर 60 डिग्री ऑफ रोटेशन, ओके, नाइट्रोजन का लोन पेयर H रोटेटेड, CH3 H and H। Another 60 degree of clockwise rotation, NH लोन पेयर रोटेट किए, मिथाइल ओवरलैप किया लोन पेयर के साथ, इधर H और H ओवरलैप किया। Another 60 डिग्री ऑफ रोटेशन, जैसे ही रोटेट करोगे तुमको मिलेगा सेम फॉर्म एज कंपेयर टू ये तीसरा, रिपीट होना शुरू हो गया। तो यहां से आगे आपको नहीं बढ़ना है। Arrange the following in the stability order. Now remember one rule, और रूल है जिसको हम लोग कहते हैं गॉश इफेक्ट। What is गॉश इफेक्ट? गॉश इफेक्ट is there does not exist any repulsion due to lone pair at its gauge position। गॉश पोजीशन मतलब 60 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल, 60 डिग्री डाइहेड्रल एंगल। लोन पेयर के वजह से 60 डिग्री के डाइहेड्रल एंगल की दूरी पे कोई भी रिपल्शन नहीं होता है। लोन पेयर डज नॉट शो एनी रिपल्शन टू एनी ग्रुप इफ द ग्रुप इज 60 डिग्री डाइहेड्रल एंगल अवे फ्रॉम इट, या बोलेंगे गॉश पोजीशन। गॉश पोजीशन ऐसे समझो, जैसे ये अगर लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर के हिसाब से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ना दोनों गॉश पोजीशन पे है लोन पेयर के हिसाब से। यहां पे कोई गॉश नहीं है। ये लोन पेयर के हिसाब से ये मिथाइल और ये H गॉश पोजीशन पे है।
यहां पर कोई गॉस पोजीशन नहीं है। गॉस पोजीशन मतलब लोन पेयर से 60 डिग्री इधर और 60 डिग्री उधर, वो गॉस पोजीशन कहलाता है। एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रिपल्शन बिकॉज ऑफ द लोन पेयर एट इट्स गॉस पोजीशन, एंड दिस रूल इज कॉल्ड गॉस इफेक्ट। अब आप बताएंगे कि कैसा होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। ऑब्वियसली स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड, हर हाल में स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड। 1 2 3 और यह 4, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड। 1 और 3 ज्यादा स्टेबल है 2 और 4 से। स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब बताओ इन दोनों स्टैगर्ड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? एक ज्यादा स्टेबल होगा कि 2 ज्यादा स्टेबल? 3 ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस मिथाइल पे देखो, यहां का H का वैंडरवाल रिपल्शन है, यहां भी H का वैंडरवाल रिपल्शन है। लेकिन इस मिथाइल को देखो, इस तरफ से रिपल्शन नहीं है, इस मिथाइल पे सिर्फ एक H का रिपल्शन है। एक तरफ से रिपल्शन नहीं लिए, क्यों नहीं लिए? एक वर्ड में रीजन, गॉस इफेक्ट। क्लियर? ऑब्वियसली सबसे कम रिपल्शन कहां पर? 3 नंबर में। 3 इज मोर स्टेबल देन 1। 2 और 4 में पार्शियली फुल्ली लगा दो। 2 बल्कि ग्रुप कहां पे? 4 में मिथाइल और लोन पेयर ओवरलैप कर रहा, वहां रिपल्शन देखो। ये लोन पेयर इक्लिप्स फॉर्म में जरूर रिपल्शन शो करता है, लेकिन गॉस पोजीशन पे कभी नहीं शो करता। तो 4 में ज्यादा रिपल्शन है, इसलिए 2 ग्रेटर देन 4। कभी नहीं, डिपेंड करता है कि कायरल है कि नहीं। कायरल जानते हो क्या होता है? कायरल क्या होता है? अगर कायरल है और आपस में मिरर इमेज है तो हमेशा अलग अलग होगा। अगर कायरल नहीं है और मिरर इमेज है तो आइडेंटिकल होगा। तो वो देखने के लिए आपको कायरल समझना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि वो डिस्कशन हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में करें एक लेक्चर के बाद। क्लियर है? सेम टाइप से एक आखिरी एग्जांपल, ड्रॉ ऑल द कन्फॉर्मर ऑफ F2CHOH। कार्बन ऑक्सीजन के अबाउट स्टडी करो और स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करो। कार्बन ऑक्सीजन, पीछे वाला एटम कार्बन, सामने वाला एटम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है और एक H है, तो दोनों लोन पेयर को हम इस तरीके से ड्रॉ कर दिए और एक H को इधर कर दिए। बिल्कुल वैसे ही कार्बन पे एक H और 2 फ्लोरीन है, कहीं भी लगा दो। मान लो मैं एक H यहां पर लगा दिए और ये फ्लोरीन यहां लगा दिए, एक फ्लोरीन हम यहां लगा दिए। पहला फॉर्म ऐसे रैंडमली हम स्टार्ट किए। अगेन 60 डिग्री ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और एक H है, 60 डिग्री से घुमाए हैं तो फ्लोरीन इधर ओवरलैप कर गया, H इधर ओवरलैप कर गया, F इधर ओवरलैप। तीसरा फॉर्म ड्रॉ किए, फ्लोरीन इस पोजीशन पे, H इस पोजीशन पे, फ्लोरीन इस पोजीशन पे। अगेन 60 डिग्री ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन। F overlapped, H overlapped. And another 60 degree of rotation. एक F इधर, दूसरा F इधर, एक H इधर। रिपीट हुआ क्या? हाँ, ये तीसरा और चौथा रिपीट हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, 4 कहीं हम लोग। ये मान लो फर्स्ट फॉर्म, दिस इज सेकंड फॉर्म, दिस इज थर्ड फॉर्म, दिस इज फोर्थ फॉर्म। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें? Obviously 1 and 3 is more stable than 2 and 4. Staggered is always more stable than eclipsed form. 1 and 3 में कौन ज्यादा स्टेबल है? क्यों? ठीक है,
इस फ्लोरीन पे 0 रिपल्शन, इस फ्लोरीन पे भी है रिपल्शन, एक तरफ से रिपल्शन नहीं है। यहां पर हम देख रहे हैं कि इस फ्लोरीन को एक तरफ से तो रिपल्शन नहीं है, लेकिन दूसरे तरफ से रिपल्शन है। ऐसे देख के बोल रहे हो ना कि तीसरा ज्यादा स्टेबल है, लेकिन देखो यहां पर F और H के बीच में देयर विल बी अ H बॉन्डिंग, तो यहां पर रिपल्शन के बजाय अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स। ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन, इधर भी H बॉन्डिंग, इधर भी H बॉन्डिंग। rather than repulsion there is a H bonding attractive force। नो डाउट यहां पर 0 फोर्स और यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? समझ में आ रहा है? कोई फोर्स नहीं लग रहा है और एक जगह अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो अट्रैक्टिव वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना भाई। अट्रैक्टिव फोर्स ऑलवेज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। तो यहां पर गॉस इफेक्ट के साथ साथ H बॉन्डिंग भी आ गया, तो हम लोग तो भाई H बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्स को ज्यादा अहमियत देंगे, वो ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। इसलिए 1 नंबर ज्यादा स्टेबल हो गया 3 नंबर से, और बाकी पार्शियली फुल्ली देख लो। यहां पर लोन पेयर F, लोन पेयर F, यहां पर लोन पेयर H। ऑब्वियसली 2 में कम रिपल्शन है, 4 में ज्यादा रिपल्शन है, 1 3 2 4। इंपॉर्टेंट बात यह है, सवाल आएगा तो इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेगा, पूरा 4 5 का ऑर्डर नहीं पूछता। क्लियर है ये चीज? क्लियर? कन्फॉर्मेशंस इन साइक्लोअल्केन। क्या क्या? चौथा लिस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है क्लिप्स में, फिर भी बोलो बोलो। चौथा में कम रिपल्शन कैसे दिख रहा है? हाँ, एक्लिप्स है ना, एक्लिप्स में 4 0 थोड़ी बोले हैं, गॉस में 0 होता है ना, एक्लिप्स में हमेशा रिपल्शन होता है बेटा। लोन पेयर, हाँ, लोन पेयर और फ्लोरीन और H और फ्लोरीन में किसका रिपल्शन ज्यादा होगा? लोन पेयर का ऑब्वियसली ज्यादा रिपल्शन होगा, ये तो सीधा इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है। कन्फर्मेशन इन साइक्लोअल्केन्स, अभी हेक्सेन नहीं लिखे हम। साइक्लोप्रोपेन का एक्सपेक्टेड एंगल कितना है? एक्सपेक्टेड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, बट द एक्चुअल एंगल प्रेजेंट इज हाउ मच? Actual angle present is 60 degree, therefore the angle strain is how much? Angle strain is 49 degree 28 minutes। साइक्लोब्यूटेन एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन एंगल यहां पे अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, तो 19 डिग्री 28 मिनट का यहां पर एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन हम लोग जीओसी में थोड़ा बहुत पढ़े थे, है ना। साइक्लोपेंटेन 109 डिग्री 28 मिनट एक्सपेक्टेड, एंगल इज 108 डिग्री, इसमें भी एंगल स्ट्रेन है 1 डिग्री 28 मिनट्स का। इवन साइक्लोहेक्सेन में एक्सपेक्टेशन इज 109 डिग्री 28 मिनट, होता 109 डिग्री और इसमें भी 28 मिनट का स्ट्रेन पाया जाता है। एंगल स्ट्रेन के वजह से, एंगल स्ट्रेन क्या, इनडायरेक्टली लोन पेयर का रिपल्शन है। होना चाहिए था 109 डिग्री दूर, लेकिन है वो 60 डिग्री की दूरी पे, तो लोन पेयर का रिपल्शन है ना।
और किसी भी प्रकार का रिपल्शन मॉलिक्यूल में एनर्जी क्या करता है, बढ़ाता है, उसी को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। पहले मॉलिक्यूल अपना स्ट्रेन क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था थ्रू फॉर्मिंग वेरियस कन्फॉर्मर्स। अलग अलग कन्फॉर्मर में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता था अपना स्ट्रेन, स्टैटिक स्ट्रेन। यहां पर अपना ये एंगल स्ट्रेन को ये रिंग सब अलग अलग कन्फॉर्मर में भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यहां भी कन्फॉर्मेशंस बनता है। बट दिस कन्फॉर्मर फॉर्म्स बाय फ्लिपिंग प्रोसेस। These cycloalkane undergoes flipping process to release the angle strain. These cycloalkane releases its angle strain by flipping process into various conformers, into various conformations. These cycloalkane undergoes flipping process to release the angle strain into various conformations. अपने वेरियस कन्फर्मेशन, ये भी कन्फर्मेशन बनाएगा। साइक्लोअल्केन भी कन्फर्मेशंस बनाता है। साइक्लोअल्केन में भी जो मिनिमा पे होगा उसको कन्फॉर्मर बोलेंगे, लेकिन यहां पे कन्फॉर्मर जो बनता है वो फ्लिपिंग प्रोसेस के वजह से बनता है, क्योंकि रिंग में कोई भी सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन कंप्लीट नहीं होता, ये फ्लिप करता है। फ्लिपिंग मतलब कि बिल्कुल रिपीटेड मोशन, रिपीटेड माने एसएचएम टाइप का आप मान सकते हो, बिल्कुल रिपीटिंग मोशन हो रहा है उसमें। समझ में आ रहा है? दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज फ्लिपिंग प्रोसेस। तो कोई भी साइक्लोअल्केन का रिंग जो है वो फ्लिपिंग करके अलग अलग कन्फॉर्मेशंस बनाता है और उसमें अपना एंगल स्ट्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो फ्लिपिंग के कारण ये अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, चाहे वो कोई भी रिंग हो अदर देन साइक्लोप्रोपेन। नोट कर लो, साइक्लोप्रोपेन इज ऑलवेज प्लेनर। साइक्लोप्रोपेन इज ऑलवेज प्लेनर। Cyclopropane is always planar. Cyclopropane is always planar. And does not undergo flipping. Cyclopropane is always planar and does not undergo flipping process. And does not undergo flipping process. It remains in a forced eclipsed form. It remains in a forced eclipsed form. It remains in a forced eclipsed form. ये रिंग में इतना ज्यादा एनर्जी होता है कि जरा सा भी दाएं बाएं हुआ तो इसका बॉन्ड टूट जाएगा। साइक्लोप्रोपेन के मैक्सिमम रिएक्शन में इसका रिंग ओपन हो जाता है। कोई अगर रिएजेंट कोलाइड कर गया या जरा सा हीट जनरेट हो गया, जरा सा कोई चीज अटैक कर दिया, साइक्लोप्रोपेन का रिंग ऑलवेज गेट्स ओपन बिकॉज ऑफ सो मच एंगल स्ट्रेन। सो इट नेवर अंडरगोज एनी काइंड ऑफ फ्लिपिंग प्रोसेस। इट इज हाईली अनस्टेबल इन नेचर। इट रिमेन्स इन अ फोर्स्ड एक्लिप्स। फोर्स्ड एक्लिप्स मतलब क्या? अरे इस कार्बन को अगर आप इधर से व्यू करोगे तो हाइड्रोजन आपको ओवरलैप होता हुआ नजर आएगा। यहां पर भी अगर आप H और H ड्रॉ कर दिए, इधर से अगर आप देख रहे हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन भी ओवरलैप करता हुआ नजर आएगा। एक्लिप्स, फोर्स, जबरदस्ती इसको एक्लिप्स में रहना पड़ता है। ये कभी भी अपना फोर्स एक्लिप्स फॉर्म को छोड़ नहीं सकता। क्लियर है? Cyclobutane undergoes a flipping process. Cyclobutane undergoes a flipping process and comes out of forced eclipsed condition. Comes out of forced eclipsed condition. और ये फ्लिपिंग कुछ ऐसा करता है, पकड़ शेप कहते हैं इसे।
साइक्लोब्यूटेन पकड़ शेप, साइक्लोब्यूटेन में पकड़ शेप। ऐसे अगर प्लेनर रिंग है साइक्लोब्यूटेन का तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये वाला प्रोसेस चलता रहता है उसमें कंटिन्यूअस। नो डाउट ऐसा प्रोसेस करने में एंगल स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ता है, लेकिन फोर्स्ड एक्लिप्स कंडीशन से बाहर निकल गया वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, वो ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाता है मॉलिक्यूल का। ड्यू टू फ्लिपिंग एंगल स्ट्रेंथ स्लाइटली इंक्रीजेस, एंगल स्ट्रेंथ स्लाइटली इंक्रीजेस, बट कमिंग आउट ऑफ फोर्स्ड कंडीशन, coming out of forced eclipsed condition increases the stability. Cyclobutane undergoes flipping process, comes out of the eclipsed condition, अपने eclipsed condition से बाहर आ जाता है, थोड़ा एंगल स्ट्रेन बढ़ता है, 90 डिग्री से एंगल हो जाता है 85 डिग्री, ज्यादा का एंगल स्ट्रेन नहीं बढ़ता, 5 डिग्री का बढ़ता है। मॉलिक्यूल खुद करता है। कहां से एनर्जी आता है? सराउंडिंग से एनर्जी आता है। कितना एनर्जी चाहिए? वेरी मच लेस देन 25 किलो कैलोरी पर मोल। ये सब पहला लेक्चर में हम लिखाए थे। तुम ब्यूटेन में नहीं पूछे कि सर घुमाता कौन है, कौन कराता है मैंने हाँ हाँ हाँ, जैसे भी हो, अगर एक ऐसे है तो दूसरा भी ऐसे ही है। बिल्कुल, एक तो कहीं ना कहीं तो एक्लिप्स बन रहा है ना, बिल्कुल तीनों में बनेगा। ये अगर ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे कोना कोना में, और इधर वाला तीसरा है। इधर से देखो या इधर से देखो, एंगल ऐसा है कि सब एक्लिप्स में दिखेगा, इसलिए सबको स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक कार्बन का बॉन्ड अलग प्लेन में, दूसरे कार्बन का बॉन्ड अलग प्लेन में। अगर ये दो मान लो तो यहां पर जो बॉन्ड है कुछ ऐसा है, यहां पर एक नीचे और एक ऊपर, ऐसे यहां पर है ऐसा, ये और ये तो मान लीजिए एक लाइन में, एक प्लेन में आ गया, तो यहां पर जो होगा वो भी तो ऐसे ही होगा। तो उधर से देखोगे नहीं होगा, हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। एनीवे, एक्लिप्स कंडीशन में रहता है। एक्लिप्स कंडीशन में रहता है तीनों कार्बन एक दूसरे के, क्योंकि रिंग प्लेनर है, सिमेट्रिकल है। जैसा आप एक कार्बन में मान रहे हो बिल्कुल आइडेंटिकल आपको दूसरे कार्बन में मानना है। क्या हुआ? comes out of the forced eclipse condition which increases the stability, angle strength slightly increases. Cyclopentane undergoes envelope flipping. साइक्लोपेंटेन में भी फ्लिपिंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनवेलप फ्लिपिंग। बिल्कुल सिंपल, ऐसे एक लाइन अगर ड्रॉ करो तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल एनवेलप का कवर की तरह आगे और पीछे होते रहता है, इसको एनवेलप फ्लिपिंग बोलते हैं। इसमें भी फ्लिपिंग चलता है, मतलब साइक्लोप्रोपेन के अलावा बाकी कोई भी रिंग प्लेनर नहीं होता है बेटा। लेकिन रिंग इतना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है कि उसको हम लोग प्लेनर मान भी लें तो कोई गलती नहीं होगा मेरे आंसर निकालने में। इसलिए ऑल रिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी प्लेनर फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, बट स्टिल साइक्लोप्रोपेन के अलावा कोई भी रिंग प्लेनर नहीं होता। साइक्लोपेंटेन में एनवेलप फ्लिपिंग। ध्यान रखना एक और बात, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद स्टेबल होता है साइक्लोहेप्टेन, उसके बाद स्टेबल होता है पेंटेन, ब्यूटेन, देन प्रोपेन।
6 मेंबर का रिंग मोर स्टेबल देन 7 मेंबर का रिंग, 7 इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर का रिंग, एंड दिस ऑर्डर कम्स बाय एंगल स्ट्रेन कैलकुलेशन बाय HOC मेथड। हीट ऑफ कंबस्टन पर CH2 हम लोग कैलकुलेट करते हैं हर एक का, उससे हम लोग एंगल स्ट्रेन या स्ट्रेन कैलकुलेट किया जाता है। तो ये ऑर्डर आता है 6 ग्रेटर देन 7, 7 ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 3। क्लियर? In cyclohexane also flipping happens साइक्लोहेक्सेन में भी 28 मिनट का एंगल स्ट्रेन होता है, परफेक्ट 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होता। तो वो भी इस अपने एंगल स्ट्रेन को अलग अलग कन्फॉर्मर बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करके अपने आप को स्टेबल करता है। साइक्लोहेक्सेन ऑल्सो अंडरगोस फ्लिपिंग प्रोसेस। साइक्लोहेक्सेन का हर कार्बन को टेट्राहेड्रल शेप दे दिया जाए तो वो साइक्लोहेक्सेन कुछ इस फॉर्म का बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म। इसमें जो फ्लिपिंग प्रोसेस होता है, मान ले ये 1 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, 1 2 3 4, 1 नंबर 4 नंबर, 1 नंबर नीचे जाएगा, 4 नंबर ऊपर आएगा। इस तरीके से ये फ्लिपिंग प्रोसेस चलते रहता है। बात समझ में आ रहा? 1 नीचे आ गया, 4 ऊपर आ गया, ठीक इसी का एक उल्टा चेयर फॉर्म ही बनेगा। समझ में आ रहा? लेकिन ये 1 और 4 जब ऊपर नीचे आते हैं तो इस बीच में भी अलग अलग कन्फॉर्मेशंस तैयार होता है। 4 नंबर जरा सा ऊपर आया तो ये कुछ ऐसा शेप का हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं हाफ चेयर, बिना पौवा का चेयर, हाफ चेयर। क्लियर है? हाफ चेयर के बाद बनेगा ट्विस्ट बोट। बोट फॉर्म को अगर इमेजिन करते हो तो ट्विस्ट बोट बहुत आसान है। इसके बाद बनता है बोट फॉर्म। 4 नंबर पूरा ऊपर चला गया। बोट माने समझ देखो, पहले तो चेयर कैसे इमेजिन करना है। 1 कार्बन है यहीं समझ, 1 नंबर कार्बन, ये 2 बॉन्ड आया, ये 2 कार्बन तक, फिर ये 2 बॉन्ड गया ऊपर, ऐसे 2 कार्बन तक, टोटल कितने कार्बन हो गए? 5, और फिर ये 1 कार्बन पे ऐसे मर्ज किया। तो बेसिकली चेयर इज लाइक दिस। समझ में आ रहा है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 1 कार्बन। दिस इज द चेयर फॉर्म। जब 1 कार्बन ऐसे 2 कार्बन तक आया, फिर 2 कार्बन, फिर ऊपर 1 कार्बन, ये हुआ बोट फॉर्म। तो बोट का जो ये दोनों पल्ला ऐसे है, समझे? अगर ये दोनों परफेक्ट एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं बोट, और जरा सा ऐसे फॉर्म रहा, इसको बोलते ट्विस्ट बोट। ये फॉर्म कहलाता है ट्विस्ट बोट। समझ में आ रहा है? तो पहले ट्विस्ट बोट बना, ट्विस्ट बोट के बाद बोट फॉर्म, अगेन इट फॉर्म्स अ ट्विस्ट बोट। अब देख हम कैसे ट्विस्ट बोट बनाए। ये और ये में थोड़ा अंतर है। समझ में आया? जैसे कि अगर वो ऐसे था ट्विस्ट बोट पहले, तो ये बना बोट फॉर्म, तो फिर ये ऐसे इस तरफ गया, ट्विस्ट बोट बना। इधर भी ट्विस्ट बोट और इधर भी ट्विस्ट बोट। समझ में आ रहा है? ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट के बाद फिर से हाफ चेयर। अब ऐसे वाला हाफ चेयर बन गया इसमें, एंड देन फाइनली द सेकंड चेयर फॉर्म। इतने फेजेस से ये गुजरता है। जब हम लोग 1 को ऊपर से नीचे लाते और 4 को ऊपर ले आते, 1 नीचे 4 ऊपर, फिर 4 नीचे 1 ऊपर, ऐसे फ्लिपिंग के दौरान इसके बीच में इतने सारे कन्फॉर्मेशंस बनते हैं। चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट फॉर्म, देन अगेन ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर, एंड देन द कंप्लीट चेयर फॉर्म।
in the potential energy versus flipping order, सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर फॉर, चेयर से गया हाफ चेयर पे, हाफ चेयर से आया ट्विस्ट बोट पे, ट्विस्ट बोट से आया बोट फॉर्म पे, अगेन बोट से ट्विस्ट बोट से हाफ चेयर से अगेन कंप्लीट चेयर. Now, these are the various conformations. Obviously, the stability order will be chair is always more stable than twist boat. Twist boat is more stable than boat form, and the least stable is half chair. हाफ चेयर सबसे कम स्टेबल होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि जैसे ही एक नंबर कार्बन उठता है या 4 नंबर कार्बन नीचे जाता है, एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. एंगल स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण हाफ चेयर इज लीस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट, देन हाफ चेयर. नाउ हाउ मेनी कन्फॉर्मर्स आर देयर इन द कन्फॉर्मेशंस ऑफ चेयर फॉर्म? नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स. Conformers are those which lies on the minima. But remember, ये चेयर और ये चेयर आइडेंटिकल है. They are identical. एक दूसरे का मिरर इमेज जरूर है, लेकिन चेयर में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये दो मिरर इमेज अलग अलग नहीं होते. तो दोनों चेयर क्या होते? आइडेंटिकल. कुछ नहीं करना है, ये चेयर को पूरा घुमा के ऐसे 180 डिग्री से पलट दो तो ये नहीं बन जाएगा क्या? अरे ये चेयर को ऐसे घुमा दो 180 डिग्री से, अगर ये वाला चेयर फॉर्म हम बना रहे हैं इस तरीके से, मान लो ये चेयर बना और ये दूसरा चेयर बना, अगर इसे हम ऐसे रख दें तो ये नहीं बन जाएगा. देयरफॉर दे आर आइडेंटिकल. और बाकी के ये दो जो ट्विस्ट बोट हैं, तो ध्यान रखना ट्विस्ट बोट भी आपस में क्या है? मिरर इमेज है, लेकिन दे आर डिफरेंट. क्योंकि ट्विस्ट बोट में किसी भी प्रकार का एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होता. अभी के लिए नोट कर लो, हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये देखेंगे एग्जांपल. ट्विस्ट बोट में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, ना ही किसी भी प्रकार का एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री. क्लियर है? तो ऑल टुगेदर द टोटल नंबर ऑफ द कन्फॉर्मर्स इन द साइक्लोहेक्सेन इज 3. 1 chair and the 2 twist boat are the conformers. Chalo, we'll continue in the next class.